हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाईफाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम एक मैप के जरिए से इसकी जो भी विशेषता है, जो इसके प्रमुख स्थल है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद मेरी एक और वीडियो आएगी जिसमें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो बनेंगे उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी और ये वाली है, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी बेसिक जानकारी है वो इसी से हासिल करेंगे। क्या होता है ना कि कुछ बच्चों जब हमें क्वेश्चंस आते हैं, कई बार कोई क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, या कई बार हम ये कहते हैं कि इसके बारे में तो हमें पता नहीं था या बुक्स में लिखा नहीं हुआ था। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो बुक्स होती हैं उसमें क्या होता है कि ना कुछ मेन इंपॉर्टेंस नाम बताए होते हैं, जैसे कि दयाराम साहनी, राखालदास बैनर्जी, उसमें चार्ल्स मैसन या बटन बंधु के बारे में कुछ नहीं बताया होता, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि जो हमारा 4-5 नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं। लेकिन इससे अगर हमें बेस हमारा स्ट्रांग होगा या बेसिक जानकारी हमें होगी तो वो भी जो हमारे नंबर हैं वो मतलब कि कटेंगे नहीं और हमारे क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, तो वो भी हम आसानी से कवर कर लेंगे। तो इसलिए ये मैं आपको जो प्रॉपर इसकी बेसिक जानकारी भी पहले जो एक वीडियो आई और अब ये है जो आपको बेसिक जानकारी देने के लिए है। और अगर कहते हैं ना कि जो देखी हुई चीजें होती हैं हमें काफी टाइम तक याद रहती हैं, तो इसलिए जो अब हम मैप के जरिए जो देखेंगे आपको याद रहेगा, हाँ मैंने ये पढ़ा था या मैंने देखा था, तो आपसे वो क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। अगली बार जो भी कोई आपका टेस्ट आता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, तो आपको याद होगा। जो आपके 4-5 नंबर जो मतलब कि रह जाते हैं वो भी अब आपसे छूटेंगे नहीं उससे क्वेश्चन। तो चलिए अब हम इसकी जो भी विशेषता है, जो इसके स्थल है, जो उसके बारे में हम एक मैप के जरिए से देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमने पीछे पढ़ा है। जैसे कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता मतलब कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि इसमें कांस्य का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ था। ये आदि ऐतिहासिक है, मतलब इसका लिखित विवरण तो है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो इससे संबंधित और इसकी जैसे कि खोज करता जो मैंने बताया था, खुदाई किसने करवाई, सर जॉन मार्शल ने पहले करवाई। सबसे पहले बेसिक जानकारी किसने दी, वो चार्ल्स मैसन थे। फिर बाटन बंधुओं ने जैसे कि वहां पे रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया, तब उनको जो टीलों से ईंटें प्राप्त हुई, वो भी आपको उससे भी उन्होंने कुछ शोध कार्य नहीं किया। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम आए, उन्होंने मतलब कि अपना वो शोध कार्य किया उस पे, लेकिन वो इतने सफल नहीं हुए। फिर सर जॉन मार्शल, फिर अपने दयाराम साहनी, फिर अपने उसके बाद आए राखालदास बैनर्जी। तो इस तरह जो भी हमने पहले पढ़ा है तो उसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद अब हम इसके जो पढ़ेंगे कहां से सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमें स्थल प्राप्त हुए हैं वो कहां से हुए हैं और कौन कौन सी स्टेट से और कौन कौन सी कंट्री से प्राप्त हुए हैं। तो जैसे कि हम आपको पता ही है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हुए, एक तो हुए थे हमें भारत से, दूसरा हमें हुए हैं पाकिस्तान से, और इसके साथ ही हमें यहां प्राप्त हुए हैं अफगानिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से भी। पाकिस्तान जो कि पहले भारत का हिस्सा था लेकिन अभी वो अलग कंट्री बन चुकी हैं, तो हमें जो स्थल हैं इन 3 स्टेटों से हमें जो प्राप्त हुए, और 3 स्टेट कह रहा हूं, 3 कंट्री से। ठीक है, तो जो हमें भारत से प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि अगर हम इसके अफगानिस्तान से, आपको पता है कि सिर्फ 2 स्थल ही प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान से हमें 500 से 600 के करीब प्राप्त हुए हैं। भारत से हमें जैसे 1000 के करीब, 900 के करीब जैसे भी स्थल प्राप्त हुए हैं। तो मतलब अगर इनके विस्तार की बात करें तो विस्तार में तो हमें जैसे कि भारत और पाकिस्तान से ही प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान से तो हमें 2 स्थल ही जिसमें नाम आ जाता है, एक है शोर्तुगोई और मुंडीगाग। शोर्तुगोई और मुंडीगाग। और वैसे मतलब पाकिस्तान से जो हमें स्थल प्राप्त हुए जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, तो जैसे कि आपको पता है कि 1000 के करीब भारत से
और 500 से 600 के करीब हमें पाकिस्तान से, तो उसी हिसाब से तो 1500 स्थल है। मतलब इतने तो हम याद भी नहीं रख सकते और इतना बता भी नहीं सकते, क्योंकि आपके भी याद नहीं रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम जो भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है या जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं स्थलों की हम आज बात करेंगे। तो हम अभी पाकिस्तान की बात करते हैं, जिसमें कि आपको मेन मैंने बताया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि पाकिस्तान से मतलब जिस स्टेट से ये स्थल मतलब कि प्राप्त हुए हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान से हमें कौन कौन सी स्टेट से ये स्थल प्राप्त हुए हैं, तो उनमें से है एक है पंजाब। ठीक है, पंजाब, जैसे कि आप पंजाब एक भारत में है और एक पाकिस्तान में है, दो पंजाब हैं। जैसे कि पश्चिमी पंजाब है पाकिस्तान में और पूर्वी पंजाब है भारत में। वैसे ही इसके साथ ही जैसे कि दूसरा स्थल जो दूसरी स्टेट से जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो है सिंध से प्राप्त हुए हैं। ये यहां से सिंध से प्राप्त हुए हैं। इसको थोड़ा सा हम एक बार और ठीक है, सिंध से प्राप्त हुए हैं। और तीसरी जो स्टेट है जहां से प्राप्त हुए हैं वो है बलूचिस्तान। तो तीसरा जो हमें प्राप्त हुआ है वो है बलूचिस्तान से। तो जैसे कि पंजाब, जो कि हमारा पश्चिमी पंजाब है, जो पाकिस्तान से, पंजाब से कौन सी प्राप्त हुए हैं वो है हड़प्पा। हड़प्पा, ठीक है। और सिंध से जो हमें प्राप्त हुए हैं वो है मोहनजोदड़ो। जैसे कि मैं आपको कर देता हूं यहां से मोहनजोदड़ो, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोहनजोदड़ो। और सिंध से हमें दो और प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक है चुनहोदड़ो और एक है कोटदीजी। कोटदीजी, ठीक है, कोटदीजी, ये जो हमें सिंध से प्राप्त हुए हैं। और यहां पे हम बात करते हैं बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान से भी हमें जो प्राप्त हुए वो आपको एक तो पता ही है, सुतका के डोर, सुतका गे डोर। और इसके अलावा भी दो हमें जो प्राप्त हुए हैं, उनमें से एक नाम है जैसे कि डाबरकोट और एक है बालाकोट। तो अभी हम जो मैंने आपको बता दिए हैं, पहले हम बात करते हैं अब जो कि पाकिस्तान की जो कि मतलब 3 स्टेट से जो हमें प्राप्त हुए। पहले हम बात करते हैं पंजाब। पंजाब से जो प्राप्त हुआ है वो है हड़प्पा, जो कि जिसके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का नाम भी दिया गया है। तो हड़प्पा हमें पंजाब से प्राप्त हुआ है, जो कि पश्चिमी पंजाब है। ये कहां पे है? ये वहां की रावी नदी के तट पे है। रावी नदी, ठीक है, ये रावी नदी के तट पे प्राप्त हुआ। कई बार बच्चों कंफ्यूजन ये हो जाती थी कि मतलब ये तो जैसे कि हड़प्पा की अगर बात करें तो कई लोग ये कहते हैं कि हमें तो ये सिंधु नदी के से प्राप्त हुए हैं। तो नहीं, सिंधु नदी से स्थल जरूर प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो हड़प्पा है वो हमें रावी नदी से ही प्राप्त हुआ है। रावी नदी के किनारे ही जैसे कि ये स्थल हमें मिला है हड़प्पा, जो कि पंजाब स्टेट, पश्चिमी पंजाब स्टेट से, ठीक है। तो इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो, ये है सिंध, सिंधु नदी या सिंध स्टेट, जैसे कि हम कहते हैं सिंध स्टेट से
हमें ये मोहनजोदड़ो प्राप्त, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और सिंध से ही हमें चुनहोदड़ो और कोटदीजी प्राप्त हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे जो है कि अपना बलूचिस्तान से आपने पढ़े थे सुटका के डोर, डाबरकोट और बालाकोट ये प्राप्त हुए हैं। तो ये तो थी हमें पाकिस्तान से जो प्राप्त हुए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछे जाते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो सिंध नदी है वो कि कहां से, जब भारत से शुरू होकर पाकिस्तान आते हुए ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। जैसे कि ये यहां से शुरू होकर प्राप्त हुए ये अरब सागर में जा गिरती है, जो कि एक सिंध नदी है। ठीक है, सिंधु नदी जो भारत से शुरू होकर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। तो अगर इसको एक बार और रिकॉल करना है तो मैं बता देता हूं, पंजाब जो कि पाकिस्तान के स्टेट, पंजाब से हमें हड़प्पा, सिंध से हमें मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो और कोटदीजी मिले हैं। वहीं बलूचिस्तान से हमें सुतका के डोर, डाबरकोट और बालाकोट। आपने ये जरूर याद रखना है कि हड़प्पा जो हमें रावी नदी में मिला है, मतलब इसके लिए आपने सिंधु नहीं, सिंधु नदी से काफी स्थल प्राप्त हुए, लेकिन हड़प्पा में रावी नदी से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए अब हम भारत की बात करते हैं, जो कि हमें भारत से काफी स्थल प्राप्त हुए हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको अफगानिस्तान का भी बता दूं। अफगानिस्तान से हमें दो जो स्थल मिले थे वो थे शोर्तुगई और मुंडीगाग। ये भी आपने याद रख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी, जो भारत से हमें जो कौन कौन सी स्टेट से स्थल प्राप्त हुए। तो उनमें सबसे पहले नाम आ जाता है जम्मू कश्मीर, फिर इधर आ गया पंजाब, उसका साथी देश हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी। इसके अलावा मैंने ना यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी मैंने मेंशन किया है। लेकिन ये याद रखना है कि हमें यहां से कोई भी स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। जो भी स्थल हमें प्राप्त हुए हैं वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से ही प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जैसे कि बात करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर जो कि उत्तर में स्थित है, ये याद रखना, उत्तरी स्थल जो सबसे ऊपर है, जो उत्तरी स्थल में स्थित है, यहां से हमें जो स्थल प्राप्त हुआ उसका नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जगह थी मांदा। मांदा से प्राप्त हुआ है। और ये कौन सी नदी के तट पे था? चिनाब नदी के तट पे था। ये भी आपको बताइए, ये मैंने पिछली में बताया हुआ है, चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी। तो यही आगे बात करते हैं हम पंजाब की। तो पंजाब से हमें दो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते जहां से प्राप्त हुए स्थल, उसमें से एक नाम आ जाता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, पंजाब। पंजाब से जो हमें प्राप्त हुए हैं उसमें एक नाम है रोपड़ और दूसरा है संघोल। रोपड़ और संघोल, रोपड़ और संघोल से हमें ये जो मतलब स्थल प्राप्त हुए पंजाब की स्टेट, रोपड़ और संघोल से। इसमें क्या होता है ना बच्चों की क्वेश्चन क्या आएंगे, जैसे कि एक तरफ अगर स्टेट के नाम लिख दिए, दूसरी तरफ जो मतलब कि इनकी नदियां लिख दी, या इधर नदियां लिख दी और स्थलों के नाम लिख दिए, मतलब कहां से, मतलब सिटी से, मतलब जो स्थल कहां से प्राप्त हुए। तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। तो ये आपके जैसे कि ऑप्शंस में पूछ लेंगे, मिलान करो, तो इस तरह से पूछ लेंगे। तो पंजाब से आपने याद रखना रोपड़ और संघोल। उसके बाद हम बात करते हैं जो इसका पड़ोसी देश है हरियाणा। हरियाणा से जो हमें कहां से स्थल प्राप्त हुए हैं, तो इधर मैं आपको बता देता हूं, लिख देते हैं हरियाणा। हरियाणा से हमें प्राप्त जो हुए हैं उसमें से हैं बनावी, एक मिनट रुको यार, बनवाली है, बनवाली, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी और तीसरा है भगवानपुरा। भगवानपुरा, बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। जहां से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जैसे कि बनेंगे स्टूडेंट्स। हरियाणा से जैसे कि हमने देखा है कि बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुर,
तो इसमें हम पहले करते हैं जहां से ये क्वेश्चन बनेगा बनवाली से। बनवाली से हमें मिट्टी के हल्के जो कि है 700 मिले हैं। इसके अलावा यहां से बैलगाड़ी के खिलौना भी मिला है। तो ये तो हो गया आपसे क्वेश्चन जो बनवाली से बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। आगे हम बात करते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के बारे में अक्सर बच्चों मतलब स्टूडेंट्स आप कंफ्यूजन रह जाती है कि क्योंकि राखी गढ़ी एक ऐसा मतलब स्थल है कि जिससे क्या होता है कि ना जब पूछा जाता है कि सबसे बड़ा स्थल भारत से मतलब कि अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो वो तो है राखी गढ़ी। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो वो आता है मोहनजोदड़ो। तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन रह जाती है मोहनजोदड़ो और राखी गढ़ी में। अगर भारत से पूछा जाए तो आपने राखी गढ़ी कहना है, और अगर सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जाए तो आपने मोहनजोदड़ो कहना है। तो यहां से भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान से हमें जो कि प्राप्त हुए हैं, एक बार इसको रब कर देते हैं। राजस्थान, राजस्थान से जैसे कि हमें प्राप्त हुए एक है कालीबंगा, और दूसरा है बालाथल। कालीबंगा, कालीबंगा देखिए जैसे जब खुदाई में कालीबंगा से हमें क्या हुआ था कि जब यहां पे खुदाई हुई तो यहां पे हमें काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी। काली और बंगा, बंगा हम बोलते हैं जैसे कि चूड़ियां, तो काले रंग की चूड़ियां यहां से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा यहां पे अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, जोते हुए हल के मतलब कि हमें प्रमाण मिले। यहां पे यार ना जैसे कि बनवाली में मैंने आपको बताया था यहां पे मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले थे, तो यहां पे हमें जोते हुए हल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, और इसके जो मतलब कि खोज करता है वो है लाल एवं थापर, लाल और थापर, लाल और थापर, ये भी आपने याद रखना। इससे पहले भी जैसे हमने खोजकर्ता के बारे में पढ़ा है, जैसे हड़प्पा के दयाराम साहनी जी, उनके मोहनजोदड़ो के राखल दास बैनर्जी जी, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसके भी जो खोज करता है कालीबंगा के वो है लाल एवं थापर। इसके अलावा मैंने आपको बालाथल इनका बता दिया है। आगे हम बात करते हैं यूपी की। यूपी से जैसे कि आपको पता है आलमगीरपुर, ठीक है, ये आपको पता ही था आलमगीरपुर। इसके अलावा जो हमें पता इनके जो स्थल मिले हैं यूपी से आलमगीरपुर, और उसके अलावा हमें मिला है क्या कहते हैं संघोली और बड़गांव। संघोली, ये भी मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, संघोली और बड़गांव। आलमगीरपुर का तो आपको पता ही है, इसके अलावा संघोली और बड़गांव। ठीक है, तो ये आपको यूपी से मिले हैं। इसके अलावा अब हम गुजरात से आने से पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, कि जहां से सिर्फ एक ही स्थल, जैसे कि हम आपको पता है दाइमाबाद, पढ़ाई था आपने दाइमाबाद, दाइमाबाद, दाइमाबाद ये कौन सी नदी के किनारे मिला था, ये भी आपको पता है गोदावरी नदी की जो भी सहयोगी नदी थी उसके आसपास से, तो दाइमाबाद। इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता, बस इसका कौन सी स्टेट से मिला है या इसका नदी कौन सी थी, किस नदी के किनारे मिला, तो इसके बारे में इतना ही बात की जाती है। इसके अलावा आपको पता ही है कि यूपी में जो आलमगीरपुर था ये किस नदी के किनारे था, तो ये आपको पता ही हिंडन नदी के किनारे। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि ये जो मांदा था वो चिनाब नदी के किनारे। इसके अलावा हमने पढ़ा था यहाँ पे बलूचिस्तान का जो था सुक्का गेडोर, ये कौन सा था अपने दस्तक नदी के किनारे। ये हड़प्पा जो हमें पश्चिम पंजाब से मिला है, ये है रावी नदी के किनारे। तो इसकी आप नदियां भी आपको याद होनी चाहिए। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं गुजरात की, जिससे कि सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं। उससे पहले हम इसको एक बार साफ कर लेते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं गुजरात की, जहां से सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं। गुजरात, तो गुजरात से हमें सबसे पहले जो स्थल प्राप्त हुआ है वो है लोथल।
लोथल। लोथल से क्या बनते हैं? लोथल से यह क्वेश्चन बनेंगे कि यहां से हमें जो कि चावल के अवशेष मिले हैं, अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव टाइम याद रखना कि चावल के अवशेष कहां से मिले हैं? वो मिले हैं लोथल से, और अग्निकुंड के भी यहां से मिले हैं। इसके अलावा ये एक ऐसी बंदरगाह है जहां जो कि जलिया मारक स्थल है, मतलब कि जलिया मार्ग से जो भी मतलब व्यापार होते थे, तो यही था कि लोथल ही था वो स्थल जहां से मतलब कि ये जलिया मार्ग से जो भी व्यापार होते थे। ठीक है, तो ये थे लोथल से संबंधित, जहां से ऑब्जेक्टिव टाइम में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है धौलीवारा। धौलीवारा, इससे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये एक सुव्यवस्थित मतलब कि ये सभ्यता थी जो मतलब कि सुव्यवस्थित थी। इसका क्या था कि ये जो ऐसी व्यवस्था थी जहां पे मतलब कि हमें 3 खंड में, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दो खंडों में विभाजित थी। ये वो है जहां पे ये 3 खंडों में विभाजित थी। जैसे कि अक्सर हम पढ़ते हैं कि 2 खंड कौन से थे, जैसे कि ऊपरी वर्ग के लोग और निचली वर्ग, लेकिन ये ऐसा था जहां से 3 खंडों में विभाजित थी। ठीक है, तो ये धौलीवारा से आपको एक तो ये बन गया धौलीवारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां पे जो निकास के प्रबंध थे, मतलब कि निकासी जो नालियों के प्रबंध थे, सबसे ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि यहां पे लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बन गया कि जहां पे निकासी की सबसे ज्यादा अच्छी व्यवस्था कहां पे थी, तो वो धौलीवारा में थी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सुतकोटदा। सुतकोटदा से ये है कि यहां से हमें जो कि है घोड़े की अस्थि के अवशेष मिले हैं। तो आपको यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि घोड़े की अस्थि के अवशेष कहां से मिले हैं, तो वह सुतकोटदा से। तो यहां से क्या होता था कि ईरान से जैसे कि आते हुए, जैसे मतलब कि वो ईरान से यहाँ की जो जगह थी, मतलब गुजरात की जो सुतकोटदा, यहां से मतलब कि घोड़े के अवशेष मिले। तो ये इसलिए ये नहीं कह सकते कि इनको काफी घोड़ों के बारे में जानकारी थी, तो क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह से इसके अवशेष मिले हैं। तो वो कौन सी है? सुतकोटदा। तो यहां से आप इसको याद रख लेना है। इसके अलावा आपको नाम है रंगपुर। रंगपुर, एक सेकेंड, रंगपुर। यहां से चावल के अवशेष, जैसे कि लोथल के अलावा इस यहां से भी चावल के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा नाम याद रख लेते हैं हम, गुजरात से ही भगतराव और रोजदी। भगतराव और रोजदी, यहां से भी मतलब कि हमें स्थल मिले हैं। तो ये आपने मतलब याद रख लेने, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा बात जैसे कि 5 से 7 मैंने यहां आपको बताए हैं, तो इसलिए पता चलता है कि गुजरात से हमें काफी ज्यादा स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो आपने ये देख लेना। एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं जो मैं रह गया था, कि मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के दाएं तट पे, ये याद रखना, ये दाएं पे, और जो ये दाएं पे, और जो चुनहोदड़ो है ये बाएं। ये सिंधु नदी के जो मोहनजोदड़ो है वो दाएं तट पर स्थित था, और ये बाएं तट पे। तो ये भी आपने याद रख लेना है। एक बार हम इसको दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर से हमें मांदा, तो पंजाब से आपको मैंने बात की रोपड़ और संघोल, हरियाणा से हमने बात की है जैसे कि राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुर, राजस्थान से हमने कालीबंगा और बालाथल की बात की है। इसके अलावा हमने महाराष्ट्र से दाइमाबाद, यूपी से आलमगीरपुर, और इसके अलावा बड़गांव, संगोली, और गुजरात से मैंने जैसे कि आपको भी बता ही दिया है कि लोथल, धौलीवारा, सुतकोटदा, रंगपुर, भगतराव, रोजदी। तो ये हमें जो कि जहां से हमें स्थल प्राप्त हुए हैं, जो स्थल प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो कि है नगर नियोजन, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि इसकी नगरीय विशेषता जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, नगर नियोजन। नगर
नियोजन। नगर नियोजन, ये इसमें सबसे पहले क्या है कि इनकी नगर नियोजन जो इसकी सबसे मेन विशेषता है, ये कैसी थी? ग्रीड पद्धति, जो कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ग्रीड पद्धति। ठीक है, ग्रीड पद्धति क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एक बार इसको थोड़ा इधर से रब कर लेते हैं। एक बार स्टूडेंट्स आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको एक बार इधर से मैं रब कर रहा हूं। क्या होती है ग्रीड पद्धति मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये लगा लीजिए, ठीक है, जो ये सड़कें होती थी ना, इनको संपूर्ण रूप से काटती, मतलब कि सीधी तरीके से काटती थी। ठीक है, ये जो बनी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी सड़कें जो हुई थी, वो बिल्कुल सीधी तरह से ऐसे संपूर्ण रूप से काटती थी। तो इसके बीच जो मतलब कि किनारों पर, सड़कों के किनारों पर जैसे कि घर बने होते थे, तो ये ग्रीड पद्धति की मतलब ये संपूर्ण रूप से काटती थी और इसके सड़कों के किनारों पे घर बने होते थे। तो ये एक ऐसी पद्धति थी, मतलब कि जैसे कि सड़कें बिल्कुल सीधी होना, सब किनारों पे जाके जैसे कि संपूर्ण रूप से ऐसे बिल्कुल सीधी चलती थी, फिर वैसे काटती थी, मतलब कि संपूर्ण रूप से ऐसे सीधी तरीके से। तो ये ग्रीड पद्धति की तरह थी। इसको हम शतरंज नुमा आकार क्या देते हैं? शतरंज शतरंज नुमा। एक सेकंड मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। ये शतरंज नुमा आकार की ये बनी होती थी। जैसे कि मैंने ये बताया कि ये होगा ग्रीड पद्धति के हिसाब से। जैसे कि इसकी क्या होता है कि सड़कें बिल्कुल सीधी होती है और संपूर्ण रूप से काटती हैं। तो इसके सड़कों के जो किनारे हैं वहां पे ये घर बने होते थे। तो ये एक शतरंजनुमा आकार की ये होती थी। तो इसके लिए जो इनकी ये सभ्यता थी, सबसे अच्छी नगर जो इसकी ग्रीड पद्धति है, जो इसकी नगर नियोजन के लिए सबसे बेहतर मतलब कि नियोजन जो भी है नगर नियोजन का, तो ग्रीड पद्धति जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे इस तरह से इनके बने होते थे। सेकंड हम बात करते हैं जो इसकी विशेषता है, दो भाग। दो भाग से पहले हम इसको एक बार रब कर लेते हैं। दो भाग, ये मतलब इसका क्या है कि ये ना दो भागों, जैसे कि हमने पढ़ा कि सभ्यता की दो खंडों में विभाजित थी। जैसे कि हमने पढ़ा हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, ये दो भागों में विभाजित होते थे। जैसे कि एक जो होता था पूर्वी भाग और एक होता पश्चिमी। एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में रहते थे जो निम्न वर्ग के लोग होते थे और पश्चिमी में उच्च। इसमें क्या होता था ना कि जो निम्न वर्ग के लोग होते, जैसे कि गरीब मजदूर लोग जो होते थे, वो इस घरों में पूर्वी भाग में जो घर बने होते जो काफी छोटे होते थे, जो ऊंचाई में ज्यादा ऊंचे नहीं होते थे। तो यहाँ पे मजदूर, किसान जो भी कह लो, मतलब उस टाइम पे जो होते थे वो रहते थे। और पश्चिमी वर्ग जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो इसमें नहीं, ये काफी बिल्डिंगों में काफी ऊंचे होते थे। लेकिन आपको एक याद हो धोलीवारा, जो कि मैंने बताया है इससे पहले, धोलीवारा में क्या था, ये 3 खंडों में विभाजित थे। आपको याद हो तो मैंने यह बताया था कि धोलीवारा है कि जिसमें सिर्फ ये 3 खंडों में विभाजित है। बाकी जितनी भी आप सभ्यता के जो भी देखेंगे स्थल जो भी है, जो भी सभ्यता में प्राप्त हुई है, स्थल प्राप्त हुए, वो सभी में 3 खंडों में थे। लेकिन एक धोलीवारा ऐसा सारे 2 खंडों में थे, लेकिन ये धोलीवारा में था जो कि 3 खंडों में विभाजित थे। तो अगर थर्ड इसकी पूछी जाती है जो भी आती है वो है ईंट।
ईंटों की व्यवस्था। ईंटें उस टाइम पे दो तरह की ईंटें प्रयोग में लाई जाती थी, एक होती थी कच्ची और एक पक्की। ठीक है, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग काम पे होता था और पक्की ईंटों का मैं वो आपको बता देता हूं। ठीक है, कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था जैसे कि अगर सड़क बनाने के लिए या आप ये लगा लो कोई दीवारें खड़े करने के लिए, तो इसके लिए होता था कच्ची ईंटों का प्रयोग। लेकिन जो होती थी पक्की ईंटें वो होती थी भवन के निर्माण के लिए, तो इसके लिए प्रॉपर तौर से पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। और कच्ची ईंटों का आप सड़कों के निर्माण के लिए, तो इसलिए वहां पे उस टाइम पे ईंटें जो दो तरह की होती थी वो होती थी कच्ची भी और पक्की भी। कच्ची ईंटें सड़कों के निर्माण के लिए, दीवारें खड़ी करने के लिए, और पक्की ईंटों का भवनों के निर्माण करने के लिए। लेकिन इसकी एक विशेषता है ईंटों की, उस समय में जो ईंटों के मतलब प्रयोग में लाई जाती थी उसका साइज क्या था, 4:2:1। तो ये साइज था कि जो उस समय में ईंटों में प्रयोग लाया जाता था। तो ये तो होगा ईंटों से संबंधित। इसकी एक विशेषता और है, वो है सड़कें। उस टाइम की सड़कें क्या होती थी, उस टाइम की सड़कें दो तरह की होती थी, एक होती थी कम चौड़ी और एक होती थी ज्यादा चौड़ी। कम चौड़ी सड़कें कौन सी होती थी, जैसे कि जो होती ना घरों के साथ में जो लगती थी सड़कें, जैसे कि घर के पास, वो होती थी कम चौड़ी। और जो एक होती थी मतलब कि मेन रोड की जो सड़कें, जो होती थी काफी चौड़ी। तो उस टाइम में भी दो तरह की सड़कें थी, जो एक तो घर के साथ थी जो कि कम चौड़ी होती थी, और जो एक संपूर्ण सड़क होती थी वो मतलब कि बड़ी सड़कें जो मेन रोड होती थी जहां पे, तो वो इस तरह से मतलब कि दो तरह की सड़कें थी, कम चौड़ी और एक बड़ी चौड़ी। घरों के आसपास प्रयोग होने वाली वो कम चौड़ी, और जो मेन रोड के लिए होती थी वो बड़ी होती थी सड़कें। तो सड़कों से संबंधित आपको बता दिया। इसके अलावा दरवाजों से संबंधित है कि जैसे कि उस टाइम पे ना क्या होता था कि जो दरवाजे और खिड़कियां होती थी ना, वो घर की जो होती थी मतलब घर की तरफ खुलती थी। मतलब मेन रोड पे जो सड़कें होती थी उस तरफ से नहीं खुलती थी, जो घर की जो गलियां होती थी ना, मतलब उनकी तरफ से ही वो दरवाजे खुलते थे। उसका क्या कारण था, क्या वजह थी, इसके बारे में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ ये एक सोच हो सकती है कि उस मतलब कि मेन सड़कों की तरफ इसलिए नहीं खुलते थे कि शायद मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, कि कोई बाहर निकले, कोई बच्चा निकले या कुछ भी, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, या मतलब कोई चोट वोट ना लग जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि धूल मिट्टी से बचने के लिए। तो इस तरीके से मतलब सोच होगी उनकी उस टाइम पे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ लेकिन एक लोथल से जो मतलब आप कह सकते हैं, लोथल एक ऐसा था जहां से ये मतलब कि जो दरवाजे थे वो मेन सड़क की तरफ भी खुलते थे। तो लोथल आप एक याद रख सकते हैं कि जो एक मेन दरवाजा तरफ जो खुलते थे वो लोथल था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कुआं। उस टाइम पे क्या था कि सभी के घरों में कुएं होते थे, क्योंकि पानी के लिए कुएं सभी के घरों में होते थे। लेकिन इसमें एक मेन चीज ये है कि इंपॉर्टेंट बात, उस टाइम पे ना निकासी के लिए मतलब कि जल निकास के लिए भी बड़ा अच्छा प्रबंध था वहां पे। उस टाइम पे निकासी के लिए जैसे कि हमने प्रबंध होते थे, लेकिन आपको पता है कि धौलीवारा में जल निकासी के लिए बड़ा अच्छा प्रबंध था। मतलब कि जो भी कचरा, जो भी मतलब कि आपको पता ही, मैंने लकड़ी की नालियां बनी हुई थी, तो वो कैसे बनी हुई थी मैं आपको बताता हूं एक जैसे कि करके। जैसे कि आप ये लगा लीजिए, नालियों का जैसे पानी ऐसे आया एंड देन ये यहां से जाता हुआ ये ऐसे ऐसे करके ना, तो यहां पे एक चैम्बर बना हुआ है। एंड देन ये क्या होता था कि मान लीजिए कि एक नालियों का पानी आया, तो नालियों बड़ा ही अच्छा निकासी प्रबंध था वहां का। नालियों का पानी आया, जाता 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 यहाँ पे एक चैम्बर कह लीजिए, मतलब या कह लीजिए आप होल्स कह लीजिए, जैसे कि बना होता था कि जो भी गंद होता था वो यहाँ पे आके रुक जाता था और पानी आगे उसके बाद निकल जाता था। तो ये गंद होता था वो निकाल लेते, तो इसलिए इनका निकासी का प्रबंध भी बहुत ज्यादा अच्छा था। जैसे कि आज के समय में मान लीजिए कि बड़ा अच्छा प्रबंध था इनका निकासी से संबंधित। तो ये हो गया आपका कुएं से संबंधित वहां
तो निकासी से प्रबंध और कुएं से संबंधित। इसके अलावा हम बात करते हैं कुएं के अलावा हम बात करते हैं शौचालय। शौचालय से भी हम ये जैसे उनको मतलब कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को शौचालय के बारे में भी पता था, उनको भी जानकारी थी, जैसे आदमी की सभ्यता के समान उनको भी अच्छी तरह से उनको जानकारी थी शौचालय के बारे में भी, तो इसके बारे में उनको ज्ञात था। इसके अलावा हम बात करते हैं शौचालय के सामूहिक भवन। सामूहिक भवन, सामूहिक भवन में क्या होता है कि जो सारे लोग यूज करें, भाई सभी लोगों के लिए, इसमें क्या आ जाता है, जैसे कि आप मान लेते मोहनजोदड़ो से आपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। तो विशाल स्नानागार का मतलब होता है कि जिसको कि ये सभी लोग यूज करते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता था कि ना, जैसे कोई भी पवित्र स्थल का या कुछ नहाने, मतलब कि कोई परंपरा होती होगी, जैसे किसी ने कोई पूजा करने के लिए जाना है या कुछ भी, तो वहां पे वो जल कुंड में नहाते थे। तो वो एक सामूहिक मतलब कि वो बना हुआ था विशाल स्नानागार। जैसे कि आप ये कह लीजिए एक बहुत सारा विशाल स्नानागार बना हुआ है, यहां से भी उनकी बड़ी अच्छी अच्छी, जैसे आप कह लीजिए ये दरवाजे थे, दरवाजे कह रहा हूँ, सीढ़ियां थी, ठीक है। तो वहां सीढ़ियों से ये वहां पे यहाँ पे जो ऐसे कि ये नहाने के लिए आते थे, मतलब यहाँ से उतरते हुए यहाँ पे सामूहिक तौर से सभी नहाते थे। यहाँ पे उनके जैसे कि ये कह लीजिए कि उनके कपड़े बदलने की जो होते थे, मतलब चेंजिंग रूम जो जिसको क्या लेते, कपड़े बदलने की व्यवस्था थी, कहाँ पे वो अपना चेंज करते थे नहाने के बाद। तो ऐसे उनका विशाल स्नानागार कह लीजिए। इसके अलावा जैसे विशाल अनागार, एक कह लीजिए कि सभा व्यवस्था, जो कि सामूहिक सभा व्यवस्था थी, तो विशाल अनागार से संबंधित जैसे कि वहां पे अन्न के भंडार मतलब कि रखे जाते थे, अन्न को स्टोर करके रखा जाता था कि जब जरूरत पड़ने पर मतलब कि वो प्रयोग करते थे तो वहां पे स्टोर करके रखा जाता था। इसके अलावा जो सामूहिक सभा स्थल थे, जहां पे किसी भी बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए या सभी को इकट्ठा किया जाता था, वहां पे सभी बैठते थे, तो वहां पे पता चला कि सभा स्थल भी प्राप्त हुए हैं। तो खुदाई से ये चीजें थी जो ये प्राप्त हुई है, ये नगर नियोजन से संबंधित थी। जैसे कि हमने 2 भाग में पढ़ लिया, 2 भागों में खंडों में विभाजित था, लेकिन एक धोली आपको मैंने क्या बताते हैं धोली वाला था, उसमें हम 3 खंडों में विभाजित था। ईंटों के बारे में था, कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। इनका एक साइज था प्रॉपर 4:2:1 का। सड़कें थी जो कम चौड़ी थी और कुछ ज्यादा चौड़ी और कुछ ज्यादा चौड़ी थी। दरवाजा का आपको बता दिया कि घरों की तरफ खुलते थे, मतलब कि मेन सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। कुआं सिर्फ एक लोथल था जहां पे ये मिला कि ये मेन सड़क की तरफ खुलते थे। कुएं थे जो सभी घरों में कुएं की व्यवस्था थी, क्योंकि जल के लिए सभी के मतलब कि बहुत सारे कुएं मिले हैं, मतलब स्थल, तो सभी घरों में प्रॉपर थे कुएं। शौचालय के बारे में भी इनको पूरी जानकारी थी। सामूहिक भवन में जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अनागार मिला है। इसके अलावा जैसे कि सभा स्थल मिले हैं जहां पे सभाएं होती थी, जहां पे सामूहिक तौर से। तो ये तो थी हमारी बेसिक जानकारी से संबंधित जो मैंने आपको दी है। इसके अलावा एक और वीडियो आएगी जिसके बारे में मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स।